अब कुछ मजीद टैग हैं जो हमें बनाने, सही है। अभी फाइल हमारी खाली है, मैंने आप सबको कहा था बॉयलर प्लेट बना दीजिएगा। पहला काम क्या करना है, वापस आते हैं अपने पास एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहीं पर बार बार रिपीट हो रहा है, अब तो आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। हो गई ना याद ये सारी चीज़ें? सही है। एक हमने क्या करा, फोल्डर बनाया। अब आप लोग का सेम वही काम पहले बना लेंगे, क्या, एक एसेट्स का फोल्डर। ठीक है, एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या जाएगा हमारे पास, कितने फोल्डर्स बनते हैं? 3 बनते हैं। CSS, जावा स्क्रिप्ट और इमेजेस। ठीक है, ये 3 फोल्डर हमारे पास आ गए। अगेन एसेट्स के साथ हमें सारी फाइल रखनी है, तो नोटपैड ओपन करके सबसे पहले अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है, तो पहले काम क्या करना होता है, फाइल को सेव करना होता है। ठीक है, सबसे पहले Ctrl+S करके फाइल सेव की। सेव करने के बाद जहां हमारा फोल्डर बना हुआ है वहां पर इसको रखते हैं। डी ड्राइव के अंदर मैंने ये बनाया भी अभी, और यहाँ पर एसेट्स के साथ ही मुझे फाइल रखनी है। फाइल का नाम क्या देना है, इंडेक्स डॉट, क्योंकि HTML यूज कर रहे तो एक्सटेंशन क्या होगी इसकी, डॉट HTML होगी। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? फाइल का हमने रख दिया नाम, अब इसका यही नाम लिखा हुआ आ रहा है। बॉयलर प्लेट बना देते हैं। जो पहला हम टैग बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है, डॉक टाइप HTML। क्या बताता है ये, ब्राउजर को बताता है कि हम HTML के किस पर काम कर रहे हैं, HTML के 5 वर्जन पर काम कर रहे हैं। फिर ये जो मैं HTML का टैग बना रही हूँ उसको क्या कहते हैं हम, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम था ना रूट एलिमेंट, रूट या पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट और टैग। अभी ये टैग है, एलिमेंट है, बिल्कुल खाली है, अभी टैग है। जैसे ही मैं इसमें लिखना स्टार्ट करूंगी क्या बन जाएगा, एलिमेंट। क्योंकि एलिमेंट और टैग में क्या डिफरेंस था, अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कोई भी कंटेंट लिख दोगे तो वो मेरे पास एलिमेंट कहलाएगा, और अगर बीच का हिस्सा खाली है तो वो क्या बन जाएगा, टैग ही रहेगा। अब HTML के 2 चाइल्ड होते हैं, कौन कौन से, हेड और बॉडी, तो दोनों हमने बना लिए। हेड के अंदर क्या आती है, सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कौन रीड करता है, ब्राउजर या हमारा गूगल सर्च इंजन। और जो हमें वेब ब्राउजर पे दिख रहा होता है, जो डिस्प्ले होती है चीजें, वो कहाँ पे, कौन से टैग में लिखते हैं हम, बॉडी के टैग में लिखते हैं। सही है, तो ये सब आपको पता है। अब हेड के अंदर एक टैग रह गया, कौन सा, टाइटल। तो टाइटल दे देते हैं, टाइटल टैग आ गया। इसमें कोई भी हम जो टाइटल देंगे वो कहाँ डिस्प्ले होगा, जो भी मैंने इसमें टाइटल दिया है, जब मैं इसको ओपन करूंगी वेब ब्राउजर पर तो वो टाइटल मुझे दिखेगा कहाँ पर, टैब के सबसे ऊपर ये लिखा हुआ आ गया वेब पेज। अभी पूरा वेब पेज खाली है। इंस्पेक्ट करके जाएंगे और यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर जो हमने लिखा था वही डिस्प्ले हो रहा है, यही सारी चीजें लिखी थी। सही है, अब हमने लास्ट क्लास में हेडिंग्स वगैरह देख ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे HTML के अंदर लिस्ट आप कैसे बनाते हैं। अच्छा, लिस्ट से पहले एक दो चीजें हमारी रह गई थी। हमने कौन कौन से टैग देखे थे, डिलीट का, इंसर्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारी चीजें देख ली थी। इसके अलावा एक हमने टैग पढ़ा था, तो क्या कर रहा था, हाईलाइट करता है। किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए, जैसे आपके पास हाईलाइटर्स होते हैं, उसके लिए कौन सा टैग था, ये देखो। अभी मैंने सिंपल पैराग्राफ लिखा है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज पैरा। मुझे पैरा को सिर्फ मार्क करना है, हाईलाइट करना है, तो उसके लिए क्या रख दूंगी मैं, स्टार्ट और एंड में रख दूंगी मैं मार्क का टैग। ठीक है, इस तरह, या पूरा ये क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। कर रहा है। अब मेरे पास, हमने अभी तक ये नहीं देखा कि आप फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हो। सही है, मुझे फॉन्ट भी चेंज करवाना है, तो मैंने क्या करा, एक और पैराग्राफ लिया। सही है, एक अगेन हमने पैराग्राफ ले लिया, और मार्क इसके अंदर से हम हटा देते हैं। सिर्फ ये पैराग्राफ है, मैंने कहा दिस इज सेकेंड पैराग्राफ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है। अभी सिंपल सा फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, फॉन्ट चेंज करना है या इसका साइज इंक्रीज करना है। और हमने ये देखा था कि हम साइज वगैरह या जो भी स्टाइल देना है वो सब CSS से अप्लाई करते हैं। स्टाइलिंग के लिए क्या होती है, CSS होती है, और HTML किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन अभी भी HTML के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं फॉन्ट टैग। कौन सा टैग होता है, फॉन्ट। मैंने क्या करा, इसको रख दिया फॉन्ट टैग के अंदर।
अब मैंने इसको जैसे ही फॉन्ट टैग के अंदर रखा है, सही है, फर्क अभी कुछ भी नहीं आएगा, फॉन्ट टैग में रखा है, अभी कोई भी इसमें कोई फर्क नहीं आया है, वैसी का वैसी है। अब मुझे क्या करना है, इसका साइज इंक्रीज करना है। क्या इंक्रीज करना है? साइज। तो अभी मेरा टैग खाली है ना। जब मैं टैग के अंदर, सही है, जब भी आप टैग के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया, मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है। क्या इंक्रीज करना था? साइज। मैंने कुछ इस तरह से लिखा, साइज इक्वल टू, और फिर सिंगल कोट्स दे दिए। तो याद रखिएगा, जब भी आप टैग के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हो, इसका एक नाम होता है। जैसे सपोज करें मैंने एक h1 का टैग लिखा है, और h1 का टैग अभी ऐसा है, खाली है, जिसमें h1 लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ मुझे इसको अलाइन करना है। क्या करना है? अलाइन करना है। तो टैग के अंदर जब आप कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हो, वो कहलाती है एट्रीब्यूट। क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट, जो बताती है इस टैग को फर्दर कैसा दिखाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। सही है। सिंपल h1 बना हुआ है, उसकी अलाइनमेंट करनी है। तो अलाइनमेंट करने के लिए मैं कहाँ जाकर बता रही हूँ? टैग के अंदर, कि भाई इसको क्या करो, अलाइन कर दो। टैग तो ये बताता है ना वेब ब्राउज़र के कंटेंट कैसा दिखेगा। सही, तो ये मेरे पास एट्रीब्यूट बन जाता है। टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या टैग के अंदर आप जो भी लिख रहे हो उसको कितना अच्छा आप दिखा सकते हो, सही, उसको कैसे इनहेंस कर सकते हो। तो याद रखिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप टैग को बता रहे हो कि अब इसको अलाइन कर दो, क्या कर दो, तो वो चीज कहलाती है एट्रीब्यूट। अब अलाइन करना कैसे है? आप सिर्फ बताओगे नहीं अलाइन करना, आप इक्वल टू डाल के डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में बताओगे कि भाई इसको करना है सेंटर अलाइन या लेफ्ट अलाइन, इस तरह। तो एट्रीब्यूट का नेम आता है, ये कहलाता है एट्रीब्यूट नेम, और जो इक्वल टू के बाद आप देते हो वो कहलाते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू। एट्रीब्यूट का आप दो तरीके से दे सकते हो। एक, आपने एट्रीब्यूट का नेम दे दिया कि h1 को आप क्या कर दो, अलाइन कर दो। ये क्या बता रहा है टैग को? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अलाइन। फिर आपने कहा अलाइन करना कैसे है, इक्वल टू के बाद आपने बताया कैसे अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना। जैसे अब मैंने फॉन्ट का टैग लिया, फॉन्ट का टैग बनाया, क्लोज कर दिया, सही है, सिंपल टैग बना हुआ है। अब इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज लिखूंगी वो क्या बन जाएगी? एट्रीब्यूट बन जाएगी। आपने कहा साइज, लेकिन ये भी तो बताओगे साइज देना कितना है, ये बताना होगा या नहीं? तो वो बताने के लिए आपको करना क्या है, आपको साइज के आगे इक्वल टू लगाना है, और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आपको बताना है कि 20 पिक्सल दे दो या 30 दे दो। अब मैं देकर आपको दिखाती हूँ साइज। मैंने यहाँ पे दे दिया 100, सही है, सिर्फ 100 लिख दिया। वैसे ये 100 पिक्सल्स में होता है, सही है, इसकी यूनिट होती है px। अब देखते हैं, बड़ा हो गया, साइज इसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा, डिफॉल्ट में इतना ही इंक्रीज कर रहा है, इससे ज़्यादा ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, इसको जितना भी दे दो। फिलहाल साइज के लिए ये है। वैसे हम CSS यूज़ करते हैं। एक और बता देती हूँ, हमारे पास होता है कलर। कलर के लिए आप सिर्फ कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करते हो। अब कलर मुझे इसको देना है रेड, देखते हैं। मैंने कहा कलर दे दो इसका रेड, अप्लाई हो गया, रेड दिया। अब दूसरा चेंज करके देखते हैं। रेड के अलावा हम इसको देते हैं ग्रीन। कलर की तो बिल्कुल सही काम कर रही है, ठीक है। एक साइज का एट्रीब्यूट दे दिया, एक कलर का एट्रीब्यूट दे दिया। कलर की फिर आपने वैल्यू बताई कि कलर में वैल्यू क्या आएगी, ग्रीन आएगी या ब्लैक आएगी या वाइट देनी है, या जो भी आपको देना है। जैसे आपने कहा ब्लू देना है, या जितने भी कलर्स आपको पता है आपने वो नाम दे दिए, तो वो उसके हिसाब से सेट कर देगा, ठीक है। तो साइज के लिए ये हो गया, सही। साइज का प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हम जो देते हैं एक्चुअल में वो हम CSS से दे रहे होते हैं। अब डायरेक्टली आप HTML पे इस तरह से नहीं देते। साइज हो गया, कलर हो गया। इसके अलावा अगर आप इसको इसका स्टाइल चेंज करना है, जैसे ये लिखा हुआ है, मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, जैसे आप वर्ड पर करते हो फॉन्ट चेंज, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए एट्रीब्यूट आता है फेस का। कौन सा? फेस। और मैंने यहाँ पे कहा इसको कर दो, इसको हम देते हैं, एक नाम है इसका लूसीडा हैंड राइटिंग, फॉन्ट का नाम है, ये देखो हैंड राइटिंग जैसा हो गया।
अब आपको फॉन्ट नहीं पता फॉन्ट कितने होते हैं तो आप यहाँ पे आके सर्च करिएगा HTML फॉन्ट्स फैमिली, सही है। क्या लिखोगे HTML फॉन्ट फैमिली, तो ये आपको क्या करेगा, उनके नेम्स दे देगा, HTML फॉन्ट फैमिली नेम्स। वैसे तो अभी हम नोटपैड पर लिख रहे हैं इसलिए आपको सर्च करना पड़ रहा है, जब हम VS कोड पर जाएंगे तो ऑलरेडी ये लिखे हुए आ जाते हैं। एरियल है, हेल्वेटिका, ये सारी आ रही है, ठीक है। एक काम करते हैं, अब ये वाली दे के देखते हैं इसको। ये हैंड राइटिंग था, अब नॉर्मल दे के देखते हैं। डिफॉल्ट में शायद यही होता है एरियल, नहीं थोड़ा सा चेंज हुआ है, सही। इसका और इसका फॉन्ट चेंज लग रहा है। इसके अलावा और भी है, एक होता है इम्पैक्ट, सही है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। तो अगर आपको टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है फिर आप क्या करोगे, फॉन्ट की टैग के अंदर आप कौन सा एट्रीब्यूट दोगे, फेस का। और अगर साइज चेंज करना है तो साइज का एट्रीब्यूट आएगा, फिलहाल ये अभी सही वर्क नहीं कर रहा। और कलर चेंज करने के लिए कौन सा देंगे हम, कलर का। लेकिन ये सारे आप सिर्फ पैराग्राफ या किसी जो भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा उसी पर काम करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट की एट्रीब्यूट है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने फॉन्ट का टैग बाहर रख दिया और पैराग्राफ का टैग अंदर है। जिस चीज पर आपको डायरेक्टली फॉन्ट चेंज करना है या कलर अप्लाई करना है आपको उसके अंदर ही रखना पड़ेगा। मैंने पैराग्राफ के अंदर रखा है ना इसको, तो आप इसी तरह से दोगे। समझ में आ गया कौन कौन से एट्रीब्यूट लगाए हैं। जब मैं एट्रीब्यूट कह रही हूँ तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट क्या चीज है, टैग के अंदर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे वो क्या कहलाएगी, एट्रीब्यूट कहलाती है, सही है। जो टैग को बताती है कि फर्दर इसको किस तरह का दिखाना है। इसके अलावा अगर आपको पूरी बॉडी के ऊपर, सही है, पूरी जो बॉडी दिख रही है ये पूरी वेब ब्राउजर, इसका कलर चेंज करना है तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट और आता है। देखो ये तो हमें टैग्स दिए हुए ना, अब टैग्स के अंदर आपको कोई फर्दर काम करना है, कोई एक्स्ट्रा काम करना है तो वो हम एट्रीब्यूट से करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा बीजी कलर की एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी लगेगी, बीजी कलर। क्या मतलब है बीजी कलर का, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बीजी कलर का मतलब क्या है, बैकग्राउंड कलर। मैंने कहा इसको दे दो बैकग्राउंड कलर, रेड दे दो, सही है। चेक करते हैं, पूरी बॉडी पर अप्लाई हो गया, जहां दिया था वहां पर क्या हो गया, पूरा का पूरा ये कलर अप्लाई हो गया। रेड की जगह जो भी आपको दिल करा आप वो दे सकते हो, ग्रे दे दिया या ग्रीन दे दिया या येलो दे के देखते हैं। ये रहा, सही है। तो पूरी के पूरे बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ है, क्या प्रॉपर्टी, क्या एट्रीब्यूट लगाया मैंने। जब भी आप कोई एट्रीब्यूट लगाओगे तो एट्रीब्यूट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो एट्रीब्यूट का नाम और उसमें क्या काम करवाना है वो क्या लाएगी, एट्रीब्यूट की वैल्यू। क्या कहलाएगी, एट्रीब्यूट की वैल्यू कहलाएगी, सही है। इसके अलावा आप चाहते हो कलर नहीं देना है, आपको एक इमेज लगानी है। इमेज वगैरह हम CSS से लगाते हैं बैकग्राउंड पर, लेकिन अगर HTML से भी लगाना चाहते हैं तो बता देती हूँ कैसे लगती है। HTML से इमेज लगाने के लिए आप यहाँ पर सर्च करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड, क्या लिखोगे, बैकग्राउंड, और यहाँ पर आप लगा दोगे कोई भी इमेज। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इमेज के लिए हमें इमेज चाहिए होगी, मैंने कहा एक कार की इमेज दे दो हमें। और अनस्प्लैश नाम की एक वेबसाइट है, हम इस पर जाते हैं और यहाँ जाके एक इमेज ले लेते हैं। ये ले ली। अब इमेज को हमने क्या, इमेज का कोई फोल्डर बनाया है, हमें इसको कहाँ रखना चाहिए, जहाँ हमारा फोल्डर है। तो इसको पहले मैं एक नाम दे देती हूँ छोटा सा, ताकि मुझे याद रहे। मैं इसको देती हूँ 1, सही है। इसको मैंने 1 नाम दे दिया। अब मैंने क्या करा, ये इमेज यहाँ से कट की, कट करने की शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+X, कट किया और इसको हम रख देते हैं अपने पास जहाँ पे हमारा फोल्डर बना हुआ है वहां पर। कहाँ पे रखनी होगी, एसेट्स के अंदर एक फोल्डर बनाया था, किस नाम से, इमेजेस नाम से, तो यहाँ पर रख देते हैं, पेस्ट कर दिया। अब अभी हम नोटपैड पर काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फाइल को जब आप लगाते हो तो फाइल की एक्सटेंशन के साथ आप बताते हो कि कौन सी आपने इमेज लगाई है। लेकिन अभी तो मुझे इसकी एक्सटेंशन पता ही नहीं चल रही। हमारे पास 2 तरह की इमेजेस हैं, एक होती है JPG, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ।
ये जितनी भी इमेजेस आ रही है ना मेरे पास जिनका बैकग्राउंड है, देखो मैं किसी पर भी क्लिक करूंगी, इनका बैकग्राउंड आ रहा है क्या? बैकग्राउंड दिख रहा है इन सभी इमेजेस का? बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ है, सही है, ये भी मेरे पास बैकग्राउंड के साथ है। तो ये सारी इमेजेस कहलाती हैं जेपीजी। क्या कहलाती हैं? जेपीजी, या इनको जेपेग भी कहते हैं, जेपेग। सही है, इनकी दो एक्सटेंशन होती है। इनकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, और इसको हम कहते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये दोनों हमारे पास अगर किसी भी इमेज के आगे डॉट करके जेपीजी लगा हुआ है या डॉट करके जेपेग लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये बैकग्राउंड के साथ इमेजेस हैं। किस तरह की इमेजेस हैं ये सारी? जिनके आपको बैकग्राउंड मिलेंगे। लेकिन अब कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनके बैकग्राउंड नहीं होते। सही है, जैसे कैसे हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ विदाउट बैकग्राउंड की इमेजेस कौन सी होती है। मैंने कहा कार इमेज विदाउट बैकग्राउंड या पीएनजी, ये लिख दिया। तो अब ये इस तरह की इमेज आ रही है, जब मैं इसको अपने पास लगाऊंगी ना तो इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। ये कैसी इमेज है कार की? कोई बैकग्राउंड है इसका? नहीं है। तो जो ऐसी इमेजेस जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, सही है, डायरेक्टली आपको मिलती है, तो ये इमेजेस कहलाती है, इनकी एक्सटेंशन होती है डॉट पीएनजी। क्या होती है ये? पीएनजी। लिख लें अपने पास भी। याद रखिएगा, विदाउट बैकग्राउंड होगी वो पीएनजी होती है। हम ज्यादातर वेबसाइट में जब हम ऊपर अपने पास इमेज लगाते हैं तो वो पीएनजी होती है, और अगर बैकग्राउंड के साथ लगानी तो उनकी एक्सटेंशन ये होगी। सही है, दराज की वेबसाइट पर है। अब यहाँ पर ना ये जो इमेज लगी हुई है सामने जो नजर आ रही है, ये कैसी इमेज है? इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के साथ आ रही है ना ये इमेजेस, इसका पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है। नीचे में आती हूँ इन सब का, इनका बैकग्राउंड है। तो वेबसाइट पर तो बैकग्राउंड वाली इमेजेस आ गई, मतलब जेपीजी या जेपेग। तो ऐसी इमेज कहाँ यूज होगी जिसका बैकग्राउंड नहीं होता? आप यहाँ टॉप पर देख रहे हैं दराज, दराज के आगे इसका एक छोटा सा, इसको कहते हैं लोगो। दराज का लोगो है। हर वेबसाइट की एक पहचान के लिए वो अपना लोगो बनाते हैं। सही है, किसी भी कंपनी या ब्रांड का ना लोगो होता है ताकि आपको उसकी पहचान, जैसे पेप्सी का एक लोगो है, हर एक कंपनी का एक लोगो होता है। तो जब हम उसकी वेबसाइट बनाते हैं तो उस लोगो की इमेज कैसी होती है, किस टाइप की है? अपनी मर्जी से जो बैकग्राउंड कलर पीछे अप्लाई हुआ है वही दिख रहा है ना। लोगों की कोई वो है बैकग्राउंड? किसी को दिख रहा है लोगों का कोई बैकग्राउंड? ये तो इसका बैकग्राउंड है ऑरेंज कलर का जो पूरा अप्लाई हुआ है। लोगो मेरे पास एक कैसी इमेज हो गई? ये किस तरह की? पीएनजी, जेपीजी? पीएनजी। तो पीएनजी इमेजेस हम ज्यादातर लोगों में यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अपने फोल्डर में एक इमेज रखी थी, लेकिन इसका मुझे अभी वो ही नहीं पता चल रहा जेपीजी है या क्या है। टाइप तो यहाँ से दिख रही है लेकिन एक्सटेंशन लिखी हुई नहीं आ रही। अगर मैं आपको अपनी फाइल दिखाऊं तो इसमें भी इंडेक्स वाली एक्सटेंशन तो नहीं लिखी हुई, डॉट एचटीएमएल लिखी हुई है। तो समटाइम क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक्सटेंशन हाइड हुई हुई होती है। तो आप क्या करोगे मैं आपको बताती हूँ। आप जाओगे व्यू पर, कहाँ जाना है? व्यू पर, यहाँ पे जाना है शो पर, और शो पे लिखा हुआ है ये रहा। क्या लिखा हुआ है? आप इसको चेक लगा दो। अब दिख रही है एक्सटेंशन? तो अब मुझे अपनी इमेज की भी एक्सटेंशन दिख रही होगी, ये देखो, वन डॉट, क्या है इसका नाम? वन डॉट जेपीजी। ठीक है, अब हमें लगानी है बैकग्राउंड पर एक इमेज। नोटपैड अपना ओपन करते हैं, ये रहा। मैंने कहा अब मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड पे एक इमेज लगानी है। सही है, तो मुझे अपनी इमेज का पूरा पाथ बताना होगा। क्या बताना होगा? पूरा पाथ की इमेज रखी हुई कहाँ पर है। तो इमेज कहाँ रखी हुई है? मेरी इंडेक्स की फाइल कहाँ पर है? मेरी इंडेक्स की फाइल है एसेट्स के साथ, कहाँ पर है? और इमेज मैंने कहाँ रखी है जाकर? ये गौर से देखिएगा, इमेज कहाँ रखी हुई है बेटा? एसेट्स के अंदर, किस फोल्डर में? इमेजेस के फोल्डर में। तो आपको पूरा पाथ बताना पड़ेगा कि इंडेक्स की फाइल तो बाहर है, तो आप यहाँ पर इसका एड्रेस क्या दोगे? अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना होता है तो आप पहले डॉट स्लैश लगाते हो। क्या लगाते हो? डॉट स्लैश। फिर आप बताओगे कि भाई एसेट्स में जाना है, स्लैश डाल के फिर बताओगे कौन सा फोल्डर है।
इमेजेस का, जैसे आप किसी घर का एड्रेस बता रहे हो कि भाई पहले फर्स्ट पे जाओगे, फिर यहाँ से राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, तो मैंने कहा पहले एसेट्स में जाना, उसके अंदर एक फोल्डर रखा हुआ है किस नाम का, इमेजेस नाम का। फिर उसके अंदर मेरी फाइल है जिसका नाम क्या है, नाम क्या है मेरी फाइल का, 1.jpg। तो मैंने ये रख दी 1.jpg। हो गया मेरा काम यहाँ पर सही, ठीक है। एसेट्स में जाओ, इमेजेस में जाओ, 1.jpg को क्या करो यहाँ पर लगा दो। अब चेक करते हैं लगी है या नहीं लगी। आते हैं यहाँ पर वेब ब्राउजर पर, और कहाँ खुला हुआ था मेरा वेब पेज, ये रहा। इमेज आ गई, लेकिन इमेज इतनी बड़ी है कि इस तरह से दिख रही है। आ गई इमेज मेरे पास, ये लिखा हुआ है सेकंड पैरा, और ये इमेज आ गई मेरी। तो फिलहाल हम HTML से अभी इमेज लगा सकते हैं, साइज इसका छोटा CSS से करते हैं। सिर्फ इमेज इसको आप लगा के दिखा सकते हो कि बैकग्राउंड पे एक इमेज लग गई है, सही है। अगर पाथ में जरा सी भी आपने गलती की, अगर आपसे पाथ जरा सा भी गलत हो गया, सही है, जैसे आप S डालना भूल गए या कुछ भी, तो फिर क्या होगा, इमेज नहीं दिखेगी। दिख रही है, नहीं। समझ में आ गई इमेज कैसे लगती है। जो ये वाली मैं जो फॉन्ट के एट्रीब्यूट बता रही हूँ ना, फॉन्ट के जो एट्रीब्यूट बता रही हूँ, साइज, कलर और ये फैमिली वाला, तो जो ये फॉन्ट का टैग है, सुन ले, आपके पास फॉन्ट के टैग के अंदर ही ये 3 अप्लाई होंगे। कौन कौन से, साइज, कलर और फेस, मतलब उसकी फैमिली चेंज करना है। ये पैराग्राफ पर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको फॉन्ट किसी पैराग्राफ का चेंज करना है तो उसके लिए आपको पहले फॉन्ट का टैग देना पड़ेगा, सही है, अलग से। जैसे मैंने यहाँ दिया है ना, पैराग्राफ के अंदर आके फॉन्ट का टैग, तो ये फॉन्ट के अंदर ही अप्लाई होंगे, फॉन्ट फेस करके, फॉन्ट साइज करके। तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कुछ एट्रीब्यूट कुछ टैग के अंदर ही अप्लाई हो सकते हैं। जैसे अब मुझे अलाइन करना है, क्या करना है, अलाइन। अलाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है, मुझे सेंटर में लाना है इसको। तो सेंटर में लाने के लिए पैराग्राफ के अंदर अलाइन यूज होता है, सही। कहाँ यूज होगा, पैराग्राफ को अलाइन करना है, तो आपने यहाँ पे दिया अलाइन, मैंने लिख दिया अलाइन। कैसा कर दो इसको, सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये वाला आ गया, दूसरे वाले को देते हैं तो दूसरा वाला भी आ जाएगा, अलाइन सेंटर, ठीक है, ये रहा, आ गया। तो अलाइन वाली प्रॉपर्टीज डायरेक्ट पैराग्राफ पर अप्लाई होगी एट्रीब्यूट, और बाकी जो है वो फॉन्ट पर अप्लाई होगा। आप लोग काफी लोग गलती कर रहे हैं, देखो पैराग्राफ का ही तो फॉन्ट वगैरह कलर चेंज करना है, लेकिन उसके लिए फॉन्ट का टैग लगाना जरूरी है। समझ में आ रहा है, फॉन्ट का टैग लगेगा। इसके अलावा अब हमारे पास लिस्ट का टैग आता है। लिस्ट के टैग क्या करता है, लिस्ट का टैग बताए तो क्या करता है हमारे पास, एक आपकी बुक में ना ब्लॉक कोड का भी वो दिया हुआ है। अगर आपको कोई कोटेशन लिखनी होती है, जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखूं, मैंने एक टैग बना दिया जो किस नाम से है, क्यों, यहाँ लिख दिया हेलो HTML, क्या लिखा, हेलो, ठीक है। अभी कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, डबल कोट्स आ रहे, लेकिन मैंने दिए थे क्या। तो HTML के अंदर अगर शॉर्ट कोटेशन लिखनी है, कोटेशन मतलब कोई खास अल्फाज या किसी के कहे हुए जो वर्डिंग्स होती हैं, सेंटेंस, अगर आपको उसमें लिखना है HTML के अंदर, तो आप क्यू का टैग लोगे, कौन सा। और एक आपकी बुक में और दिया हुआ, बुक खोलने पहले आपने सबने बुक्स बंद कर दी, बुक अपनी ओपन करें, फाइल पे ब्लॉक कोड दिख रहा है, सबको मिला ही नहीं मिला ब्लॉक कोड। अब ब्लॉक कोड भी किसी कोटेशन को लिखने के लिए, जैसे किसी के आपके पास कोई पोइट का कोई आपको कुछ लिखना था, कोई भी कोटेशन आपको लिखनी, तो आप उसके लिए ब्लॉक कोड यूज करोगे। शॉर्ट कोटेशन के लिए क्यू यूज होता है, और लॉन्ग के लिए क्या यूज होता है, ब्लॉक कोड यूज होता है। अब जैसे मैं यहाँ से एक काम करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉक कोड, सही है। यहाँ पर आप कोई भी कोटेशन लिख दो। मैं एक काम करती हूँ, कोई भी डमी टेक्स्ट ले लेते हैं या कोटेशंस ले लेते हैं, कोटेशंस,
ये लिख ली, सही है, ये हमने कोटेशन ले ली ये वाली। आप जो भी कोई कोटेशन होती है आप उसको ब्लॉक कोड के अंदर लिखोगे, सही है। थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखा रहा होगा, ये देखो अलग दिखा रहा है। पैराग्राफ अगर स्टार्ट होता तो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये आपको बिल्कुल अलग करके दिखा रहा है। क्यों? अब देखिए इसमें फर्क क्या हुआ है। कोटेशन आपके पास कभी भी आपको कोई कोटेशन लिखनी हो तो आपको अलाइन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आप उसको किस में रख दोगे, कौन से टैग में रख दोगे, ब्लॉक कोड वाले टैग में, ठीक है। अब एक टैग और होता है मार्की, मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम लिस्ट टैग्स पढ़ लेते हैं। लिस्ट क्या होती है? MS वर्ड में हमने लिस्ट पढ़ी है ना। लिस्ट किस तरह की लिस्ट होती है? लिस्ट का मतलब क्या है? कोई भी अगर आपको कोई किसी चीज की नेम्स की लिस्ट बनानी है, या आपको क्या करना है, किसी के बुक्स की लिस्ट बनानी, किसी भी तरह की लिस्ट के लिए आप क्या करोगे, लिस्ट का टैग यूज करते हो। अब HTML में 3 टाइप्स की लिस्ट होती है। कितनी तरह की? मतलब 3 टैग्स होते हैं लिस्ट के। बता देती हूँ कौन कौन से हैं। लिस्ट के लिए हमारे पास HTML के अंदर 3 टैग्स यूज होते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला आपके पास होती है अनऑर्डर्ड, हाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ठीक है। फिर होती है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर, और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है, डेफिनेशन के लिए। अब मतलब क्या है इसका, अनऑर्डर, ऑर्डर या डेफिनेशन? अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर ना हो। जिसका कोई ऑर्डर ना हो मतलब आपको पता ही नहीं, आपने लिस्ट बनाई है, आपने लिखा HTML CSS जावा से, मतलब उसमें कोई नंबरिंग ना लिखी हो, कोई बुलेट्स आ रहे हो, ठीक है, अनऑर्डर्ड। और ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है, जिसका ऑर्डर सेट हुआ हुआ हो कि भाई 1 पर ये है, 2 पर ये है, 3 पर ये है, 4 पर ये है। और एक आती है डेफिनेशन। जब भी किसी चीज को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखना होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, असाइनमेंट वगैरह आप सबने बनाया ना, तो अब मैंने क्या करा, हेडिंग डाल दी, हेडिंग के बाद आप थोड़ा सा सुन लें, हेडिंग के बाद आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो एक डेफिनेशन की हेडिंग आ गई और सामने क्या आ गया, उसका नीचे डेफिनेशन का टैग वो आ गया, जो भी टेक्स्ट था। तो अगर इस तरह का काम आपको HTML के अंदर करना है कि आप क्या करो, हेडिंग डालो और फिर स्पेस के बाद खुद से वो स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए हम HTML में डेफिनेशन लिस्ट लेते हैं। कौन सी लेते हैं? डेफिनेशन लिस्ट। एक एक करके इनको करके देखते हैं इसके लिए कौन सा टैग बनाया हुआ है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास है UL का टैग। कौन सा? UL। फुल फॉर्म क्या होगी? अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और इसके लिए आती है OL, मतलब, और इसके लिए आती है DL, मतलब डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। UL के अंदर लिस्ट लिखने के लिए, लिस्ट डालने के लिए हम लेते हैं LI का टैग, और LI की फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम, कि लिस्ट के अंदर आइटम्स होंगे कितने। इसी तरह से यहाँ पर भी LI आता है, लिस्ट आइटम्स। ये तो टैग बता रहे हैं कि भाई लिस्ट को ऑर्डर में रखना है या अनऑर्डर रखना है। फिर उसके अंदर लिस्ट जो देनी है, HTML लिखना है, CSS लिखना है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है, उसके लिए आपको LI के टैग लेने पड़ते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन के लिए आपको 2 टैग लिखने पड़ते हैं। अगर आपको डेफिनेशन की हेडिंग देनी है तो आप DT लिखोगे। DT का मतलब है डेफिनेशन टर्म, और उसके अंदर डेटा लिखने के लिए आप लोगे DD, डेफिनेशन डेटा ले लो, ठीक है। मेन टैग ये होगा, उसके अंदर ये सारे टैग्स आएंगे। अब देखते हैं कैसे लिखने, नोट कर लें पहले ये चीज। अब लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं लिस्ट की, H3 में, H3 HTML लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं UL का टैग, ठीक है, UL का टैग ले लिया। अब UL के टैग के अंदर जब मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो ये आपको खाली ही दिखाएगा, सही है। देखते हैं, ये देखो सिर्फ लिस्ट दिखा रहा है, कुछ भी नीचे लिखा हुआ नहीं आ रहा, खाली दिखा रहा है। अब मैंने लिस्ट मुझे बनानी स्टार्ट करनी है, मैंने कहा लिस्ट बना दो, तो आप लिस्ट बनाने के लिए लोगे LI, क्योंकि LI क्या बताता है, लिस्ट आइटम, कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से आइटम्स होंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा LI, ठीक है। पहला आपने UL बता दिया। UL क्या करेगा, इसकी टाइप बताएगा कि ये अनऑर्डर लिस्ट होगी, मतलब इसमें नंबर नहीं होंगे, बुलेट्स होंगे। क्या होंगे? बुलेट्स होंगे।
सही है। अब मैंने पहले लिख दिया, मैंने कहा हमारी फर्स्ट बुक थी MS ऑफिस, तो मैंने MS ऑफिस लिख दिया। जैसे मैंने MS ऑफिस लिखा LI के अंदर, तो ये क्या कर रहा होगा, ये देखो दिखा रहा है MS ऑफिस की लिस्ट, और साथ में क्या लगा दिया इसने, बुलेट्स। ठीक है, इसी तरह आपको मल्टीपल चाहिए तो आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, और कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया HTML, यहाँ हम लिख देते हैं CSS, जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया, एक और ले लेते हैं बस, एक लास्ट, बूटस्ट्रैप। जो जो मैंने लिखा है हम पढ़ेंगे भी ये सारी चीज़ें। अब मैंने बना ली एक अनऑर्डर लिस्ट। इसको हम अनऑर्डर लिस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर सेट नहीं है। अभी देखने में तो आप बता सकते हो कि भाई HTML मेरे पास सेकंड में, थर्ड में, लेकिन वैसे इसका ऑर्डर सेट नहीं है, कोई नंबरिंग हमने इसको नहीं दी हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट हमने बना ली। अगर आपको यही वाला काम नंबरिंग के साथ देना है, नंबर्स के साथ, तो UL की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ OL। यही वाली मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ नीचे, और सेम हमने क्या करा, UL की जगह हटा के बस कर दिया O। क्या कर दिया, O लिख दिया। तो अब ये आ जाएगी ऑर्डर के अंदर, तो ये कहलाएगी आपके पास ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर और ऑर्डर में क्या फर्क आ रहा है, एक बुलेट्स के साथ है, एक क्या है, नंबरिंग के साथ है। सही है, समझ में आ रही है। अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट। अगर आपको अब इसकी लिस्ट की टाइप चेंज करनी है, मतलब आप चाह रहे हो बुलेट्स नहीं आ रहा, इसके अंदर भी मल्टीपल टाइप्स होती है। जैसे मैं चाहती हूँ 1 2 की जगह ABCD लिखा हुआ आ जाए, या रोमन होती है, रोमन नंबरिंग जो होती है वो लिखी हुई आ जाए। ये समझ में आ गया। UL और LI में क्या फर्क है, UL क्या है, हाँ, लेकिन उसका नाम बताया ना क्या है, UL अनऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर LI क्या कहलाते हैं, लिस्ट आइटम्स, कि आपको लिस्ट में आइटम्स देने कौन से हैं। और OL क्या है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और OL के अंदर LI क्या है, समझ में आ रहा है सबको। अगर आपको नंबरिंग वाली चाहिए तो आप कौन सी लोगे, OL, और अगर विदाउट नंबर चाहिए तो UL। अब इसके अंदर भी आप इसकी टाइप चेंज कर सकते हो। मतलब क्या टाइप चेंज करनी है, जैसे मैंने कहा मुझे 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करना, मुझे ABC से स्टार्ट करना है, जैसे MS वर्ड में होता है। तो मैंने कहा था टैग है ये क्या है, टैग है। टैग के अंदर अगर कुछ भी लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, वो सब बताएं। टैग के अंदर अगर कुछ भी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एट्रीब्यूट। ठीक है, और एट्रीब्यूट क्या बताता है, उस टैग को फर्दर कैसा दिखाना है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है। तो अब मैंने कहा 1 2 से स्टार्ट नहीं करो, ABC से स्टार्ट करो। किससे, ABC। तो इसके लिए एट्रीब्यूट आएगा टाइप नाम का। हर एट्रीब्यूट टैग के हिसाब से होते हैं, सही है। अब मैं टाइप इसमें दी तो ये H1 में नहीं चलेगा, टाइप टैग के हिसाब से उसके एट्रीब्यूट बनाए गए हैं। मैंने कहा टाइप, क्या दे दिया, टाइप। एट्रीब्यूट का नेम लिखा। मैंने कहा टाइप के अंदर कि स्टार्ट करना कैपिटल A से। कहाँ से स्टार्ट करना, तो अब ये 1 2 3 को हटा के कहाँ से स्टार्ट कर देगा, A से, ABC। सही है। अगर आपको स्मॉल A चाहिए तो आपने क्या करा, टाइप बता दी, आपने कहा कहाँ से स्टार्ट करना, स्मॉल A से। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह अगर आपको रोमन नंबर चाहिए, रोमन नंबर चाहिए, तो रोमन नंबर अगर आपको कैपिटल में चाहिए तो आप कैपिटल I, कौन सा I, कैपिटल I, तो ये रोमन में देगा। ये देखो रोमन दे रहा है 1 2 करके। अगर आपको स्मॉल रोमन चाहिए तो आप स्मॉल I बनाओगे। देखो अब क्या दे रहा है, स्मॉल रोमन नंबर। तो ऑर्डर लिस्ट की 4 टाइप्स हैं। मैंने कौन कौन सी लिखी आपको बता देती हूँ। कौन कौन सी टाइप है, ए दे सकते हो, स्मॉल A, कैपिटल I और स्मॉल I, ये 4 टाइप्स आपके पास। और अगर वापस नंबर चाहिए तो फिर आप नंबर लिखो, लेकिन नंबर नहीं भी लिखोगे, डिफॉल्ट में पहले से इसकी टाइप क्या आ रही है, नंबर ही आ रही है। सही है, समझ में आ रहा है। 4 टाइप से, कैपिटल A, स्मॉल A, कैपिटल I और स्मॉल I। I क्या कर रहा है, रोमन में कन्वर्ट कर रहा है, और अल्फाबेटिकली चाहिए तो आपने ये लिख दिया। इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट में भी कुछ टाइप्स हैं, अनऑर्डर की भी टाइप्स हैं। कैसी हैं टाइप्स, ये जो डिफॉल्ट टाइप्स आ रही है बुलेट्स, ये कहलाती है डिस्क। क्या कहलाती है, डिस्क।
जैसे अगर मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आऊँ और टाइप लिखूँ, टाइप, और मैंने लिख दिया डिस्क, क्या लिख दिया? अपने पास ना कॉपी में नोट करें कौन कौन सी टाइप है इसकी। तो डिस्क से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफॉल्ट टाइप इसकी यही है। कोई फर्क आया बुलेट्स पर? नहीं आया। अगर मैं यहाँ दे दूँ सर्कल, क्या दे दूँ? तो आप कहेंगे ये भी तो सर्कल ही था। सर्कल में क्या होगा, बीच में से वो क्या करेगा, थोड़ा सा स्पेस दे देगा, नहीं कलर स्पेस दे देगा, ये देखो, हाँ कलर खत्म हो जाएगा, ये रहा। तो ये आ गई क्या, सर्कल। इसी तरह स्क्वायर, एक और होता है स्क्वायर, तो बॉक्सेस आ जाएंगे छोटे छोटे, बस इतनी है इसकी, स्क्वायर, डिस्क और सर्कल। ये देखो अब क्या आ गया, बुलेट्स की जगह छोटे छोटे से स्क्वायर बॉक्सेस आ गए। सही है, चार है, तीन है इसकी, तीनों नोट कर लें। स्क्वायर थी, सर्कल और डिस्क। डिस्क तो डिफॉल्ट में ही होती है, नहीं। अब एक लिस्ट की टाइप और रह गई, कौन सी है? एक और बताई थी ना, 3 टाइप्स बताई लिस्ट की। डेफिनेशन लिस्ट, वो डेफिनेशन के लिए यूज होती है, बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन पता तो होनी चाहिए। अब उसके लिए मैंने आपको 3 बताया था ना, पहले तो टैग को स्टार्ट करना है, तो डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट किससे होती है? डीएल से। डीएल स्टार्ट किया, क्लोज कर दिया डीएल, ठीक है। अब डीएल के अंदर मैंने कहा था ऐसा होगा, हेडिंग और उसके नीचे उसका कंटेंट। तो हेडिंग देने के लिए कौन सा टैग बताया था? डी, मतलब डेफिनेशन टर्म, और यहाँ लिखने के लिए डी, मतलब डेफिनेशन का डेटा। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा डीटी, डीटी स्टार्ट किया, डीटी क्लोज किया, ठीक है। और इसके अंदर लिख दिया व्हाट इज एचटीएमएल। समझ लिया, क्वेश्चन लिख देते हैं, व्हाट इज एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये लिख दिया। या फिर आप इसको जो भी लिखना चाहो, मैंने फिलहाल क्वेश्चन टाइप बना दिया। अब ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ये देखो, एक हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद मुझे अब इसका डेटा लिखना है, तो मैंने लिखा डीडी। जब आप लोग काम करें ना नोटपैड पर, तो पेयर जो है, पेयर पहले पूरा बना लिया करें, फिर उसके बीच में लिखना स्टार्ट करा करें। HTML स्टैंड्स फॉर, क्या है फुल फॉर्म HTML की? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब पता है ना इनका? ये नहीं भूल गए, क्या है बताएं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है, सही। फिलहाल मैंने हेडिंग की जगह इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन उसने करा क्या, वही काम किया है, स्पेस देने के बाद स्टार्ट किया है। अभी मैंने एक सवाल किया, इसका मतलब क्या है? मार्कअप पूरी HTML में पढ़ी क्या रहे, टैग से काम कर रहे हैं, टैग बेस्ड लैंग्वेज। मार्कअप का मतलब क्या है? टैग बेस। और टैग ब्राउजर पे नहीं दिखते, टैग सिर्फ बताता है कि ब्राउजर पे कंटेंट कैसा दिखेगा, बोल्ड दिखेगा, इटैलिक दिखेगा, लिस्ट में दिखेगा, कैसा दिखेगा। टैग बताया था ना, टैग शॉपिंग मॉल में भी जाए, किसी चीज पर आपके पास टैग लगे हुए होते हैं जो बताते हैं, उसकी पहचान बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। हाइपरटेक्स्ट, अभी फिलहाल हाइपरटेक्स्ट वाला काम अभी तक किया नहीं है हमने, लेकिन अब करेंगे। हाइपरटेक्स्ट से क्या बताया था? हाँ, जंप इनटू, मतलब आपके पास ऐसा टेक्स्ट जो क्लिकेबल या जंपेबल हो, मतलब आप क्लिक करके दूसरे पेज पर मूव हो जाओ।